रहे हैं ये आप ओनरशिप डिक्लाइन कर रहे हैं। जी सर, ओनरशिप आप डिक्लाइन कर रहे हैं। आप सर, आप अगर कह रहे हैं कि एमबे वैली सुब्रत राय की है, और हमको जैसा सर सहारा का हॉस्पिटल का पता चला सर, हम लोगों को ऑफिस में बताया जाता था, हम गए थे ऑफिस का, सहारा इंडिया का जो ऑफिस है सर हेडक्वार्टर में, उसी के बगल में मेरा डेरा भी है, तो मेरा डेली आना जाना उस रूट से होता था, और वहां पर ऑफिस है सर। ऑफिस में हम गए थे तो उसका मैनेजर सर इतना चालाक और धूर्त है कि क्या बताएं सर हम आपको, कि वो हमको सहारा इंडिया का कैटलॉग दिखाता था, ये देखिए सहारा इंडिया का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल से इतनी आमदनी पर डे है, तो निवेशक का पैसा कभी नहीं डूब सकता, ये सुब्रत राय का हॉस्पिटल है। और जब हमको पता चले कि सर उस हॉस्पिटल पर लोन है, कर्ज है, और वो कर्ज में वो हॉस्पिटल खत्म हो गया, बिक गया, तो हमारा सर पैर के नीचे से जमीन सरकेगा कि नहीं सरकेगा विजय जी, आप बताइए। हमारे पूरे जीवन की और घर की कुछ प्रॉपर्टी तक को हमने बेच करके सहारा इंडिया में पैसा लगा दिया 50 लाख। आप समझिए सर कि ऐसा सहारा का प्रबंधन जो चेयरमैन है वो अगर करता है तो ये कितनी दुखद बात है सर, ये देश में कितनी भयावह स्थिति है। और शुभम जी अगर ये सारे तथ्यों को रखते हैं, पूरी बारीकी से जवाब देते हैं, तो ये अच्छी बात है। और हम तो चाहेंगे कि शुभम जी रोज के लाइव में आए और सहारा इंडिया की जितनी झूठी, जितनी गलत काम उन्होंने किया है पूरे देश में लोगों के साथ, और देश के लोगों को बताएं, ताकि हमारे देश के लोग जागरूक हों। और जिस तरह से सतीश जी लगातार पीआईएल की बात कर रहे हैं और जा रहे हैं, और पीआईएल फाइल हो गई है, हमको लग रहा है सर कि अब पीआईएल और रीट याचिका और आंदोलन, इस तीनों मुद्दों पर ही हम सरकार को, सहारा को घेर सकते हैं, तभी कुछ हो सकता है। और आपसे निवेदन है विजय जी की लगातार इस मुद्दे को आप चलाते रहें, ताकि कहीं ना कहीं सरकार पर इसका असर पड़े, ताकि वो जागे और हमारा भुगतान के लिए वो आगे आए। बाकी सर, बाकी सारे लोग हैं उनसे भी उनको भी बोलने का अवसर दिया जाए। यही हम कहना चाहते थे कि सर ये देखिए क्या करता है सर, कि एक कंपनी पर जब पैसा उठा लेता है तो क्या करता है, उस कंपनी की लायबिलिटीज को दूसरी कंपनी में ये शिफ्ट कर देता है। यही काम शुरू से करता आया है सर ये, मतलब हम भुक्तभोगी हैं सर। मेरा पैसा सहारियन में लगा, और जब हमारी बेटी की शादी थी हमने पैसे मांगने गए इसकी कंपनी में, सर सोचिए कि कितने धूर्त लोग हैं। मेरे घर में शादी का माहौल है, उत्सव है, और हम कंडीशन के साथ दिए थे कि हमारा पैसा 18 महीने के बाद हमारी शादी होगी तो हम पैसा ले लेंगे। और जब वो भुगतान नहीं दिया, और भुगतान पहले देने से पहले हमको सर क्या किया, धोखा कर दिया मेरे साथ। हमको बोला कि आप 15 लाख का भुगतान आपको कर देंगे 20 लाख का, और आप 30 लाख का बॉन्ड जो है ना री इन्वेस्ट कर दीजिए, आप इसमें हस्ताक्षर कर दीजिए, और आप कल परसों तरसों में आइए, आपका 20 लाख का हम पेमेंट कर देंगे, और बाकी पैसे का आप अरेंज कर लीजिएगा, हम आपको ज्यादा नहीं दे सकेंगे। 26 लाख रुपये शादी में खर्च हुआ था मेरा 2019 में, और हमको 20 लाख रुपया देने का बात किया, और 30 लाख का बॉन्ड री इन्वेस्ट, हमको भुगतान मिलने से पहले सर मेरा री इन्वेस्ट कर दिया, और भुगतान भी नहीं मिला। आप सोचे कि कितने। बताइए। देखिए सर, मैं बताऊं यहाँ पर कंपनी की कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का भी बैंक अकाउंट नहीं था। सहारा यूनिवर्सल जो भोपाल से चल रहा है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका भी बैंक अकाउंट नहीं है। सहारा स्टार का तो मैंने उसमें बोला ही था। एक गांव में कहावत कही गई है कि बकता 100 लिखता 1, यानी 100 मुंह से बोलेंगे, लिखा हुआ एक मान्य होता है। तो शुभम जी के पास जितना भी चीज है वो बिल्कुल एकदम कंटेस्ट है। जैसे ये कहते हैं ना कि हमारा तो सहारा इंडिया चलता है, फाइनेंशियल का इनका एक अकाउंट था, उसके बाद सहारा इंडिया का अकाउंट था। सारा घोटाला जो किया है वो सहारा इंडिया से हुआ है। आज ये समझ में आ रहा है कि चेक किसी कंपनी के नाम से, सर्टिफिकेट किसी कंपनी के नाम से, और आज भारत सरकार कह रही है कि आप उसके है ही नहीं है। तो भारत सरकार सर कहां गलत बोल रही है? गलत तो ये लोग प्रबंधन के लोग बोल रहे हैं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जो रिटायर्ड जज बैठे हुए हैं तो भारत सरकार इनके पास क्यों शिकंजा नहीं कसना चाह रही? पूछे ना, पेपर आपने लिया, पैसा आपने लिया, और इनके लोग कहते हैं कि सीआरसी से पेमेंट ले लीजिएगा, चाहे लीगल से पेमेंट ले लीजिएगा, चाहे हमारा इंतजार करिएगा, राम नाम सत्य हो जाएगी तो ऑफिस से ले लीजिएगा। ना ऑफिस रहेगा ना आप रहोगे, बच्चे पैसा ले नहीं पाएंगे।
तीसरा ऑप्शन यही है। पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट सेकंड ऑप्शन तो मान्य होता है, तीसरा तो मान्य ही नहीं होता, तीसरे को कोई प्राइज ही नहीं मिलती है। वो इनका कहना है कि पहला ऑप्शन सीआरसी, दूसरा ऑप्शन लीगल और तीसरा ऑप्शन ब्रांच खुलेगी। तो ब्रांच खुलेगी तब तक तुम राम नाम सत्य हो जाएगी, न तुम रहोगे न ब्रांच रहेगी, बच्चे पैसा ले नहीं पाएंगे। ये इनका ऑप्शन है। अम्मीलाल जी तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वीडियो ऑन नहीं है अम्मीलाल जी का। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ अमीलाल, देखिए सर, अमीलाल जी भले तक जुड़े रहे हैं या देखते रहे, वो सिर्फ देश के निवेशकों का भ्रमित करने का काम करते हैं, सच्चाई कोई नहीं है। शुभम जी कह रहे हैं सच्चाई के साथ, हम भी सच्चाई के साथ कह रहे हैं, प्रमाण साक्ष्य उनके पास होना चाहिए। पाठक जी ने पूछा था 4 दिन पहले कि मांझीलाल जी आप 25 ऐसे अकाउंट हमको दें जिनका 50,000 रुपए पेमेंट भुगतान आया है। अगर दिए होते तो आज ग्रुप में डले होते, तो पाठक जी को दिए ही नहीं। अब पाठक जी का कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कल वो पूछ नहीं पाए और हम जुड़ नहीं पाए। एक सेकंड, कुछ भेजे हैं, वेरिफिकेशन जब तक उनका नहीं होगा। देखिए वेरिफिकेशन का मतलब ये है, सुनिए सर मैं बता रहा हूँ, वेरिफिकेशन होने का मतलब ये है कि आप जिसके पास पैसा आया है उसका आधार नंबर डाल के ओटीपी लेके उसको स्टेटमेंट निकल रहा है सीआरसी की साइट से, वही वेरिफिकेशन है। बना के तो कोई भी दे सकता है, वेरिफिकेशन वही है। मैंने आपको वेरिफिकेशन दिया है। चौधरी जी कुछ कह रहे हैं, डीके चौधरी जी। जी चौधरी जी। सर पैनल में सभी सर को नमस्कार हमारा। और सर एक्चुअली कोई भी सिस्टम बनता है सर तो प्रॉपरली काम करने के लिए सही जगह पे सही आदमी नियुक्त होता है। अभी 2-4 दिन पहले हमारे को जानकारी में आया, राजस्थान के थे या हरियाणा के, वो सर जिनका वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है, उनसे ही जानकारी प्राप्त हुआ कि बड़े बड़े पद, जी की बात कर रहे हैं आप? फ्रेंचाइज, हाँ नाम तो हमें ध्यान नहीं है, उनके लाइव में जुड़ा था हमने, तो कुछ चंद सवाल किए थे जानकारी के लिए सहारा के बारे में। हम भी इन्वेस्टर है सर, जस्ट इन्वेस्टर है, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। तो बड़ा सरप्राइज लगा कि बड़े बड़े पद पे जो मैनेजर ही है, लास्ट वर्ड मैनेजर ही है, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, फ्रेंचाइजी मैनेजर, वहां रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 पास चाहिए, 10th पास है और आप पब्लिक से पैसा कलेक्ट करके ला रहे हैं तो आप मैनेजर बन जाएंगे, जोन के भी मैनेजर बन जाएंगे, आपको कोई फाइनेंस ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें बताता है कि कहीं ना कहीं आगे चल के कोई भी कंपनी अगर इस तरह से एक्टिविटी करती है तो कोई ना कभी दिक्कत होगा। अब जैसे चुन्नीलाल साहब जो नाम तो ध्यान, जो आगे बोलते हैं कि हम अभी भी सहारा किए हैं, तो उनके बातों से आप समझ लीजिए कि वो फाइनेंस का कितना जानकारी रखते होंगे, चाहे सहारा के बारे में कितना जानते हो, ये आप भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि पैसे के बारे में वो कितना जानते होंगे। तो इस टाइप का अगर एक्टिविटी कोई भी कंपनी में होता है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों दिक्कत का सामना आपको करना ही पड़ेगा। जब मैनेजर बनने के लिए जोनल मैनेजर 10th पास चाहिए, और वो भी सब पुराने हैं, शशि जी सर जैसे है, अभी मैट्रिक कब पास किए होंगे, और फाइनेंस का इस उम्र में कितना, मतलब शशि जी के उम्र कम, शशि जी को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो जोनल मैनेजर है, जो सेक्टर मैनेजर है, उनको कितना ज्ञान होगा। जब उनका पर्पस ही है कि हमको प्रमोशन लेना है तो पब्लिक से पैसा कलेक्ट करना है, तो फिर हम पब्लिक से सिर्फ पैसा कलेक्ट करेंगे, तभी फ्रेंचाइजी जाके सेक्टर मैनेजर या फिर रीजनल मैनेजर बनेंगे, या फिर वो आगे पैसा कलेक्ट करेंगे। तो जो यही वजह है कि सारे सहारा वाले धोखा खाते चले गए, चाहे उनके स्टाफ क्यों ना, उनका पैसा फंसा हुआ, क्योंकि एक्चुअल वास्तविक स्थिति से सहारा का कभी कुछ वाकिफ नहीं रहा, कि बातों बातों में चलता रहा। अभी आप देख लीजिए कि 2000, उनसे हमने ये भी बात पूछा कि जब 2012 कब तक आपने कंपनी से, आपका कपूरथला से या हेडक्वार्टर से आपको पैसा वापस आ रहा था, जो भी एफडी करता था, जिसका मेच्योरिटी होता, बताया उन्होंने 13-14 तक, मेरे को ध्यान नहीं है एग्जैक्टली कि 13-14 तक बताया उन्होंने। बोला फिर उसके बाद क्या हुआ,
फिर बोला जो पैसे हम जमा कर रहे थे उसी को वापस भेज रहे थे 13 के बाद। तो हम बोले एक कौन सा बिजनेस है या कौन सा सिस्टम है? तभी आपको, अगर एक बढ़िया फ्रेंचाइजी मैनेजर होता, एक बढ़िया रीजनल मैनेजर होता, एक बढ़िया जोनल मैनेजर होता पूरे इंडिया में, तो इस टाइप का एक्टिविटी घटित नहीं होता कि आप वहां का पैसा वहीं सल्टा रहे हैं। तो वहीं से इसकी कमियां दिखना शुरू हो गई और आदमी को सचेत हो जाना चाहिए। अब ये सबसे गजब का बात है कि इतना बड़ा अपने आप को रेलवे के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कंपनी बताता है और फाइनेंस के मामले में ये हंस रहा है कि घर से भी बुरा हाल है। एक आदमी घर चलाता है, वो भी आगे पीछे पैसा रख के सब कुछ करके जोड़ घटाव करके चलाता है, लेकिन उससे भी बुरा हंस रहा है कि पब्लिक का पैसा दूसरे पब्लिक को दे रहा है और पैसा कलेक्ट किया जा रहा है। और इससे भी जबरदस्त उदाहरण है कि खुद कन्हैया जी बोलते हैं कि 15 स्टेट में हमारा काम चल रहा है। अब सोच लीजिए कि क्या हंस रहा है कि 15 स्टेट में इतना होने के बाद भी काम चल रहा है। तो अभी आप बताइए हमारे को कि जब तक एक बढ़िया पोस्ट नहीं रहेगा, वेल क्वालिफाइड नहीं रहेगा, तब तक पब्लिकों को सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। और ये 13-14 के बाद जो पैसा कलेक्शन कर रहे हैं और वहीं का वहीं पैसे को घुमा रहे हैं विदाउट एनी बिजनेस, और कंपनी का कोई लॉस प्रॉफिट का ना रीजनल मैनेजर को पता है, ना जोनल मैनेजर को पता है, ना सेक्टर मैनेजर को पता है। और जिसकी वजह से सब काम बातों बातों में होता जा रहा है कि हाँ ठीक है, हेडक्वार्टर से पैसा 13 के बाद कभी नहीं, 13 या 14 के बाद हेडक्वार्टर से पैसा कभी नहीं आया, हमारा पैसा आपको दिया जा रहा, आपका पैसा तीसरे आदमी को, तीसरा चौथा। अगर ये चीज वहीं रुक जाता, अगर इनका जो भी फ्रेंचाइजी मैनेजर है, चाहे जोनल मैनेजर है या रीजनल मैनेजर है, अगर ये एक्टिव होते, वेल क्वालिफाइड होते, अच्छा नॉलेज रखते, तो यकीन मानिए एक जगह गलती हो सकता है, 2 जगह गलती हो सकता है, पूरे इंडिया में एक साथ ऐसा गलती कभी नहीं हो सकता है। सही बात है। मैं कन्हैया जी से इसका जवाब लूंगा। सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?